से इच्छा ही नहीं होती कुछ खाने की, तो आप ये बोलेंगी नहीं खाऊं क्या, आप ये बोलेंगे अब तुम भूख कम लगती है, अब तो मेरी इच्छा ही कम होती है। और ये आपके देखिए बॉडी में आप तुम रहेंगी या फैट रहे, आपको डिसाइड करना है मसल्स रखनी है या फैट रखना है। मसल्स का मतलब ये नहीं कि डोले शोले बना रहे हैं, मैं वो बात नहीं कर रही। मसल्स का मतलब ये कि आपके शरीर में फैट ना रहे, आपका शरीर सुडौल रहे। फैट को बाहर रखने के लिए, फैट को अंदर इकट्ठा ना होने देने के लिए प्रोटीन, और वो भी सोया प्रोटीन आपकी बहुत मदद कर सकता है। बहुत देर तक आपका पेट भरा हुआ रहेगा तो आपको इच्छा ही नहीं होगी आपकी कुछ और खाने की, और जब इच्छा होगी ना तब भी आप थोड़ा ही खा पाएंगे, और आपकी प्रोटीन लेने से आपकी मसल सुदृढ़ बनी रहेगी। और वॉक तो हमें करना ही है, ये तो एक्सरसाइज तो हमें करनी है, ये तो हम सीख चुके हैं अपने सेशंस में पिछले 3 दिनों में। तो ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। सोया प्रोटीन, सोया प्रोटीन में आइसोफ्लेवोन्स होते हैं, गर्भ धारण की संभावना को भी बढ़ा सकता है। जो पीसीओडी वाले जो महिलाएं हैं उनको अक्सर गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो इसकी संभावना को बढ़ा सकता है। मैं ये नहीं कह रही है उसका इलाज है, ये संभावना को बढ़ा सकता है। सप्लीमेंट सिर्फ ठीक होने में, संभावनाओं को बढ़ाने में, रिस्क को कम करने में मदद करते हैं। न्यूट्रिएंट्स उसी के लिए बनाए गए हैं। तो आप ले सकते हैं न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट नाश्ते के समय या सोने से जस्ट पहले। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसमें प्रोटीन आपको रात को अगर आप लेंगे तो आपको हील करने में मदद करेगा, सुबह नाश्ते में आप लेंगे तो आपको एक्टिव रहने में मदद करेगा। इसमें कर्क्यूमिन है जो हल्दी का एक्टिव कंपाउंड होता है, इससे आपके अंदर के इन्फ्लेमेशन में, सूजन को ठीक करने में मदद मिलेगी। ये आपके पेट को बहुत देर तक भरा हुआ रहेगा। और मुझे न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जो बात की जो फीलिंग आती है ना, डकार या स्मेल या वो जो फील आता है वो केसर पिस्ता का ऑसम आता है। सो ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसके बाद इनोसिटॉल, ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो पीसीओडी में आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसको आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। क्या करता है इनोसिटॉल? इनोसिटॉल जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, रक्त शर्करा को कम करता है, ओव्यूलेशन में मदद करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, आपके हर्सुटिज्म जो बाल आ जाते हैं ना पीसीओडी के वक्त जिन पर आपके होठों के ऊपर या ऐसी जगहों पर जहां पर नहीं आने चाहिए, जहां पर महिलाओं के बाल नहीं आने चाहिए या बहुत कड़े बाल आने लग जाते हैं, उसको भी ये कम करने में मदद करता है। नाम आप नोट करके रख लें, इनोसिटॉल। इनोसिटॉल। इसके अलावा एक और न्यूट्रिएंट जो आपकी मदद कर सकता है वो है गामा ओरिजिनॉल। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, ये भी आपकी बहुत मदद कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट है ये आपके पीसीओडी में मदद कर सकता है। तो हमने बात की आज सप्लीमेंट्स की, हमने आपको बताया कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी मदद कर पाएंगे, कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो आपकी मदद कर पाएंगे। हमने आपको 12 पोषक तत्व बताए। अब इनको आपको कैसे लेना है ये आपको डिसाइड करना है। कुछ पोषक तत्वों को लेने का जरिया भी आपको मैंने बता दिया, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट। बाकी सप्लीमेंट्स, बाकी न्यूट्रिएंट्स को लेने के तरीके आप सप्लीमेंट्स में ढूंढ सकते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसा मैंने कल आपसे कहा था, कि कुछ ऐसी एडिशनल पॉइंट्स पर जो सीड्स में कवर नहीं हो पाए, ना नींद में कवर हुए, ना इमोशनल हेल्थ वाले चैप्टर में कवर हुए, ना एक्सरसाइज वाले चैप्टर में कवर हुए, ना डाइट्स में और ना सप्लीमेंट्स में। ऐसे कुछ एडिशनल पॉइंट्स पर हम करने वाले हैं आपसे बात। सो आपका पूरा ध्यान भी चाहिए और आपका डायरी पेन लगातार आप लिखते रहिएगा, क्योंकि इन पॉइंट्स के बाद आपकी जिंदगी मतलब बिल्कुल आसान हो जाएगी। जो कल हमने सुना था ना विजुअलाइजेशन में, जिंदगी मेरी बहुत आसान है, इन पॉइंट्स को आपने फॉलो करना शुरू कर दिया सीड्स के साथ साथ, तो देखिए जिंदगी कैसी आसान हो जाएगी आपकी। पहला पॉइंट, वजन को कम करना जरूरी है पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए। प्लीज, हमने एक्सरसाइज की तो बात की, मगर आपको ये नहीं बताया कि वजन
क्यों करना जरूरी है, कहाँ कहाँ से करना जरूरी है। पेट से कम करना जरूरी है, इससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस घटेगा। पर सिर्फ पेट से कम करने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, कमर और हिप से भी कम करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा? कमर और हिप्स पर कम करना इसलिए जरूरी है ताकि आपके मेल हॉर्मोन्स का स्तर कम हो। आपने नोटिस किया होगा पुरुषों का वजन सबसे ज्यादा बढ़ता है कमर और हिप्स पर से, क्योंकि मेल स्पेशली पेट पर से, क्योंकि वहां पर मेल हॉर्मोन्स की अधिकता होती है। महिलाओं का बढ़ता है थाइस और हिप्स पर से ज्यादा वजन, क्योंकि यहाँ पर फीमेल हॉर्मोन्स की अधिकता होती है। आप अगर अपने कमर पर से, अपने पेट पर से, अपने हिप्स पर से वजन कम करेंगे तो आपके शरीर में मेल हॉर्मोन्स का स्तर कम होने लगेगा, इसलिए आपको ये वजन वहां से कम करना है। जांघों पर से कम करना है ताकि आपकी बॉडी प्रपोर्शन में बनी रहे, और शरीर के ऊपर के हिस्से, हाथों और ऊपर के हिस्से पर से कम करना है ताकि आपका फिटनेस और कॉन्फिडेंस बना रहे। तो जाहिर है पूरे ही शरीर पर से कम करना है। मैंने ये सिर्फ आपको लॉजिकल रीजनिंग दी है कि इस जगह से क्यों कम करना है, इस जगह से क्यों कम करना है। एक सेंटेंस में बताऊं, आपको बेसिकली अपने पूरे शरीर पर से वजन कम करना है। और ये सिर्फ पीसीओडी को नहीं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। और अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे तो कम से कम ये प्रॉब्लम्स आने में तो, मतलब प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में तो डेफिनेटली मदद करेगा। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो आपको लग सकता है कि मुझे वजन कम क्यों करना है, इसलिए करना है ताकि कभी प्रॉब्लम हो भी ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको इंश्योर करना है आपको कब्ज कभी भी ना हो, कॉन्स्टिपेशन कभी भी ना हो। हर दिन कम से कम एक बार तो आपको पॉटी आनी ही चाहिए, प्रॉपर तरीके से, बिना ज्यादा जोर लगाए। कल मैंने आपको बताया था मंत्र, खाऊं या ना खाऊं तो आपको चूज करना है ना खाऊं, जाऊं या ना जाऊं तो आपको चूज करना है जाऊं। राइट? सो रोज आपको पॉटी आनी ही चाहिए। अगर एक दिन भी आपको पॉटी नहीं आती है, साइंस आपको, गूगल बताएगा सप्ताह में 5 दिन आनी चाहिए, सप्ताह में 3 दिन आनी चाहिए। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, रोज खाना खा रहे हैं, दिन में 3 बार नहीं, 5 बार 6 बार खा रहे हैं, और निकाल अगर हम एक बार भी नहीं रहे हैं तो डिजास्टर है। अगर पॉटी नहीं आई है तो उसी दिन शाम को आपको कुछ करना है कि कल सुबह मुझे पॉटी आ जाए। और वो क्या करना है, आपको फाइबर ज्यादा लेने हैं, आपको सैलेड ज्यादा लेना है। जो जो हमने खाने की चीजें बताई थी ना आपको, डाइट में जो जो आपको स्केड्यूल बताया वो फॉलो करने लगेंगे तो आपको कब्ज नहीं रहेगा। पीसीओडी के लिए आप डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक रेसिपी दी है, 1 इंच कटा हुआ अदरक, आप उसको बारीक बारीक काट लें या आप उसको कद्दूकस कर लें, घिस लें आप। ये आपकी पाचन क्रिया में और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को, इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करने में मदद करेगा। आधा खीरा आप काट सकते हैं, आधे को आप एक भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काटना है ताकि उसके जूसेस जो हैं वो पानी में जाएं। ये आपको हाइड्रेटेड रखेगा, आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। और 1/4 कप ताजी पुदीने की पत्तियां, इसको प्लीज काटने की, चाकू से काटने की बजाय, बारीक बारीक काटने की बजाय हाथ से तोड़ के डालिए। ये आपके शरीर को ठंडक देती है, आपके हार्मोन्स को नियंत्रित करने में मदद करता है पुदीना। 1 लीटर पानी में ये डाल के रख लीजिए, किसी कांच की बॉटल में रखिएगा। इसको आप ब्रास, कॉपर, इस तरह के किसी बर्तन में, मिट्टी में मत रखिए, आप कांच के बर्तन में ही रखिए। कांच की बॉटल अगर ना हो तो आप जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो आप स्टील के बर्तन में रख सकते हैं, जब तक कि आप कांच की बोतल लेकर ना आए। फाइनली तो कांच के बर्तन में रखना है, कांच के जग में भी रख सकते हैं। 1 लीटर का कांच का जग, उसमें आप भर के रख लीजिए। 30 मिनट तक, थोड़ी 30 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि उसके सारे जूसेस उस पानी में आ जाएं। और उसके बाद आप पूरे दिन कम से कम ये पानी 1 लीटर खत्म कीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी, क्योंकि हमें तो 2 लीटर पानी रोज पीना ही है, तो आप उसके बाद 1 लीटर और नॉर्मल पानी पी सकती हैं। ये एक विधि हुई। मैं आपको साथ साथ
बहुत सारे अलग अलग पानी यहाँ पर आपको बता रही हूँ जो पीसीओडी के विभिन्न लक्षणों को मैनेज करने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, आप इनमें से रोज कुछ ना कुछ बदल बदल कर इन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिस्ट को प्राकृतिक रूप से कम करना है तो मेथी का पानी पीजिए, मतलब मेथी भिगो के रखिए, पूरी रात भीगी रहेगी तो उसमें उसका पूरा एक्सट्रैक्ट आ जाएगा पानी में, तो आप मेथी का पानी पी सकते हैं। आपको पीसीओडी में मोटापा कम करना है, आप दालचीनी का पानी पी सकते हैं। आपको भारी और अनियमित रक्तस्राव मतलब हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो आप धनिए का पानी पी सकते हैं। आपको कम रक्तस्राव हो रहा है तो आप कलौंजी का पानी पी सकते हैं। और कलौंजी मतलब नाइजेला सीड्स मतलब ब्लैक सीड्स, जो हम अचार में जो कलौंजी डाली जाती है वो होती है कलौंजी, उसका आप पानी पी सकते हैं। आप हार्मोनल बैलेंस के लिए शिलाजीत का पानी पी सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ और ऑप्शंस दिखा रही हूँ चाय के। पानी और चाय में फर्क क्या है? पानी आपको यहाँ गर्म नहीं करना है, ये बस जो भी जैसे दालचीनी है तो उसमें भिगो के रखनी है पानी में, धनिया है तो पानी में भिगो के रखना है, दाना मेथी है तो पानी में भिगो करके रखनी है। ये है चाय। चाय यानी ये आपको पानी में उबाल करके पीना है। मासिक धर्म में अगर दर्द है तो आप गुड़हल की चाय पी सकते हैं। जोड़ों में दर्द है तो आप अदरक की चाय पी सकते हैं। चिंता है, चिड़चिड़ाहट हो रही है तो आप शंख पुष्पी फूल की चाय पी सकते हैं। सूजन और अपच है आपके शरीर में तो आप पुदीने की चाय पी सकते हैं। ये मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, आप कोई भी चीज किसी भी ऑप्शन को आप अपनी स्थिति के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोपहर 12 बजे तक कच्ची सब्जियां खाइए या बहुत हल्की पकी हुई सब्जियां खाइए, कार्ब्स मत खाइए, बहुत हैवी चीजें मत खाइए, क्योंकि सुबह 12 बजे तक का वक्त होता है दिन भर के लिए अपने आप को तैयार करने का, अपने अंदर से सारे गंदगी को बाहर निकालने का, पेट को साफ करने का, अपने इमोशंस को साफ करने का, अपने को आपको डिटॉक्स करने का, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। तो दोपहर 12 बजे तक कोशिश कीजिए कि आप अनुमति दीजिए, उसको डाइजेस्ट करने दीजिए। डाइजेशन हो गया, थोड़ी देर उसको भी आराम करने दीजिए, शांत रहने दीजिए, शवासन करने दीजिए उसको। सो दिन में 3 बार ही खाना है गिन करके। ये लिख लीजिए प्लीज, ये गांठ बांध लीजिए प्लीज। आपको यहाँ पे लिखना है, आपको सामने लिखना है, जहां लिखना है लिख लीजिए कि केवल 3 बार ही भोजन करना है मुझे। ऐसे खाद्य पदार्थों को आप कॉन्शियसली शामिल करें जिनमें प्राण होते हैं। प्राण का मतलब जिसको आप अगर जमीन में बो देंगी तो वो उग जाएगा। सब्जियों को आप जमीन में बोएंगी तो वो उग जाएंगी, फलों को जमीन में बोएंगी तो उग जाएंगी, साबुत अनाज को आप जमीन में बोएंगे तो उग जाएंगे, लेकिन टुकड़े वाले अनाज को आप जमीन में बोएंगे तो नहीं उगेंगे। मेवे और बीज को आप जमीन में बोएंगे तो उग जाएंगे। तो ऐसे चीजों को आप ज्यादा शामिल करें अपने खाने में कॉन्शियसली, जिनमें प्राण हो, तभी तो वो आपके शरीर में प्राण भरेंगे। मरा हुआ खाना जैसे समोसा, अब आलू में प्राण तो था लेकिन हमने उसको काटा और उसके बाद हमने उसको मसाला बना के मैदे में लपेट के तल लिया, तो हमने उसका मर्डर कर दिया। अब मर्डर किया हुआ खाना हमें हमारे अंदर भी जाके पोषण नहीं देगा, तो हमने उसको मृत बना दिया भोजन को। तो आपको कोशिश करनी है आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जीवंत भोजन, प्राण से युक्त भोजन का आप सेवन करें। ये पीसीओडी के लिए ये एक ऐसा मंत्र है जो अगर आपको पीसीओडी ठीक करना है तो, आपको वजन कम करना है तो, आपको डायबिटीज ठीक करनी है तो, आपको अपना हाई ब्लड प्रेशर ठीक करना है तो, आपको बहुत ज्यादा लंबा जीवन जीना है तो, और हेल्दी तरीके से जीना है तो, आपको अपनी स्किन को ठीक रखना है, अपने बालों को ठीक रखना है, इस मंत्र को आप बिल्कुल मतलब बिना किसी डिविएशन के फॉलो करते रहिए रोजाना। हर भोजन से पहले हमेशा एक बड़ी कटोरी सलाद खाएं, उसके बिना भोजन करने का नहीं। ये मंत्र आपको हर तरह से हेल्दी रखे। आप अभी अगर किसी हेल्थ कंडीशन से स्ट्रगल कर रहे हैं उसको ठीक करने में भी मदद करेगा। आप अगर पूरी तरह से ठीक हैं तो आपको और ज्यादा मदद करेगा अपनी हेल्थ को मैनेज करने में।
मौसम का पालन जरूर करें, मौसम के हिसाब से आप खाएं, मौसमी फल खाएं, मौसमी सब्जियां खाएं। बहुत सारी सब्जियां आजकल मौसम के अलावा भी मिलती हैं क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज में बहुत सारी केमिकल्स की मदद से उनको जिंदा रखा जाता है। तो उनमें बहुत सारी चीजें होती नहीं है, बहुत सारे पोषक तत्व उनमें होते नहीं है, खो जाते हैं। सो आप कोशिश करें कि मौसम के हिसाब से आप भोजन का सेवन करें, वही चीजें खाएं जो उस मौसम में उगती हैं। भोजन में जब सभी 6 स्वाद को शामिल करें आप, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसेला, ये सारे स्वाद आपको आपकी गट हेल्थ को ठीक रखने में, आपके डाइजेस्टिव पावर को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं। चीनी, अधिक नमक और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचें प्लीज। अधिकांश महिलाओं में पीसीओडी तेजी से गायब हो जाता है जब वे अपने आहार से चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम कर देती हैं। तो आप जो भी पीसीओडी से ग्रस्त हैं, उसको कम करना चाह रही हैं, ये आप महीने भर के लिए करके देखिए। चीनी को कम कर दीजिए, गायब कर दीजिए अपने भोजन से, नमक को कम कर दीजिए, प्रोसेस्ड खाने को आप, रिफाइंड कार्ब्स को आप कम कर दीजिए, और फिर देखिए कितनी जल्दी आपकी पीसीओडी में फर्क पड़ता है। हमारे पास जो बहुत सारे सवाल आए ना, उसमें ये सवाल आया कि मैं सब कुछ कर रही हूँ पर फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जब आप स्लाइड्स देख रही हैं तो आप सोचिए कौन सी ऐसी चीजें जो मैं नहीं कर रही हूँ वो कीजिए, देखिए फर्क पड़ेगा। उन खाद्य पदार्थों से बचें जिनमें पामोलिन तेल होता है। पाम ऑयल के नाम से ये तेल बहुत जगहों पर लिखा जाता है लेबल प्रोडक्ट्स पर, प्रोडक्ट के लेबल्स पर। तो आप प्रोडक्ट का लेबल जरूर पढ़ें, अगर पाम ऑयल उसमें लिखा है तो प्लीज वो खाद्य पदार्थ आप ना लें। ऐसे खाद्य पदार्थ लें जिनमें राइस ब्रान ऑयल है, नारियल का तेल है, ट्रांस फैट फ्री ऑयल्स हैं, जो कोल्ड प्रेस्ड हैं, वुड प्रेस्ड हैं, उन तेलों का आप उपयोग करें। उन तेलों का उपयोग करें जो कच्ची घानी, जो पुराने जमाने में आपको याद होगा, अभी भी बहुत सारे शहरों में कच्ची घानी का तेल उपलब्ध होता है। बड़े शहरों में तो आजकल बहुत मुश्किल हो गया है मिलना, तो उसकी जगह पर वुड प्रेस्ड, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आने लगा है। पर अगर आप किसी छोटी जगह पर हैं जहां आपको कच्ची घानी का तेल मिलना संभव है, तो प्लीज आप वो कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करें। खाना पकाने के लिए कौन से तेल, डीप फ्राई करने के लिए कौन से तेल, ड्रेसिंग के लिए कौन से तेल। पुराने लोग पता है क्या बोलते हैं? पुराने लोग बोलते हैं ये तुम्हारा ही नया फंडा है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तेल। हम तो हर चीज के लिए एक ही तेल काम में ले लेते थे और कुछ नहीं होता था। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तेल कौन सा काम में लेते थे जिसमें ट्रांस फैट्स नहीं है। वो तेल कौन सा काम में लेते थे जो बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड नहीं, कच्ची घानी का तेल। तो मैक्सिमम 2 तरह के तेल, गर्मियों में अलग, सर्दियों में अलग, बस। अब क्योंकि हम इतने सारे तेल यूज कर रहे हैं, इतने सारे प्रोसेस के साथ यूज कर रहे हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो आपको कौन सा तेल लेना है। अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो क्या करना है, और अगर आप ड्रेसिंग, कच्चा तेल किसी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या करना है। तो चलिए एक बार वो देख लेते हैं। खाना पका रहे हैं आप तो राइस ब्रान ऑयल या नारियल का तेल, दोनों बहुत अच्छे हैं खाना बनाने के लिए, मतलब सब्जी बनाने के लिए आप वो यूज कर सकते हैं। डीप फ्राई अगर आप कर रहे हैं, जैसे आप पकौड़े तल रहे हैं, पूरियां तल रहे हैं, तो आप मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल यूज कर सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि आपके घर में डीप फ्राई चीजें जितना कम हो सके उतना कम बने। ड्रेसिंग के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप ऑलिव ऑयल, बादाम का तेल, घी, आप ये कच्चा किसी चीज में यूज कर रहे हैं तो आप उसमें ये यूज कर सकते हैं। अब आते हैं मिलेट्स पर। मिलेट्स के बारे में पिछले 2 साल से बहुत बात हो रही है। मिलेट्स आप जरूर खाएं, बहुत अच्छे हैं, बहुत काम के हैं। सिर्फ 2-3 बातों को आप याद रखें। पहला, 2 मिलेट्स को कभी एक साथ मत मिलाइए। एक मिलेट खा रहे हैं उसी को ही आप बनाइए, उसका आप पुलाव बनाएं, उसके आटे से आप चपाती बनाएं, उसके आटे से आप पराठा बनाएं, आप उस मिलेट की खीर बनाएं, आप जो चाहें उस मिलेट को आप भिगो करके उससे इडली डोसा बनाएं, आप उससे चीला बनाएं, जो
कोशिश करें कि दोबारा आप गरम ना करें। एक और पॉइंट जो मुझे अभी याद आ रहा है, मिलेट्स को आप कोशिश करें कि आप मिट्टी के बर्तन में बनाएं, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये बहुत जरूरी है करना, बहुत ज्यादा जरूरी, और इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप इमीडिएटली 16 घंटे भूखे रहना शुरू करें और 8 घंटे ही खाएं, 12 घंटे से शुरू करते हैं। अभी हम दिन में कम से कम 14, 15, 16 घंटे खाते हैं, जब तक हम सोते नहीं। हम 8 घंटे अगर सो रहे तो बस वो 8 घंटे नहीं खाएंगे, बाकी 16 घंटे हम कुछ ना कुछ खाते रहें। हमको इसको 12-12 घंटे से शुरू करना है। आप 8 घंटे तुम्हारी नींद में निकल ही जाते हैं, वो तो फास्टिंग वैसे भी हुई गई। 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद का ही तो प्रॉब्लम है। 2 घंटे पहले आप फास्ट कर लें, 10 बजे सो रहे तो 8 बजे के बाद कुछ मत खाइए। तो ये तो बहुत ज्यादा, हाँ मैं स्लाइड आपके लिए प्ले कर देती हूँ, बहुत ज्यादा आसान है। 8 बजे के बाद अगर आप अपना ध्यान विजुअलाइजेशन वीडियो के साथ विजुअलाइज करने पे, जो हमने आपको दिखाया, हमने आपको बताया कि आप थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा सा आप सोने से पहले एक्सरसाइज करें, आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, आप कुछ मोटिवेशनल फिल्म्स देखें, आप बच्चों के साथ समय बिताएं, आप बोर्ड गेम्स खेलें, ये सारे काम करने का वक्त मिल जाएगा अगर आपने 8 बजे तक अपना खाना फिनिश कर लिया तो। और सोचिए महिलाओं के लिए कितना ज्यादा वक्त मिल जाएगा अगर 8 बजे किचन सिमट गई, किचन साफ होकर के बंद हो गई, अब किसी को खाने की जरूरत नहीं है, किचन में जाने की जरूरत नहीं है, कितना सारा वक्त आप सबको एक दूसरे के साथ और अपने लिए मिल सकता है। तो 8 बजे खाना बंद कीजिए, 2 घंटे फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ कीजिए, 8 घंटे सोइए। सुबह उठने के बाद तो 2 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, एक्सरसाइज करेंगे आप, ब्रश करेंगे आप अपने दिन की तैयारी करेंगे, आप नहाएंगे, आप पूजा करेंगे, आप ये सब करने में ही 2 घंटे निकल जाते हैं। 12 घंटे की फास्टिंग तो ऐसे हो सकती है। सो 12 घंटे की फास्टिंग से शुरू करें, 12 घंटे कुछ ना खाएं, 12 घंटे ही खाएं। धीरे धीरे आपको इसको 16 घंटे तक बढ़ाना है। जब आप में ये कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि मेरा शरीर मानने लग गया है मेरी बात, तब आप उसको 13 घंटे की फास्टिंग करें, 14 घंटे की करें, और उसी तरह से आप प्रपोर्शनेटली अपने खाने के वक्त को कम करते जाएं। ये उन लोगों के लिए जिनको पीसीओडी बहुत ज्यादा है और आप इमीडिएटली मैनेज करना चाह रही हैं, इसको ट्रीट करना चाह रही हैं, इससे रिलीफ चाह रही हैं, तो आप सप्ताह में एक बार कच्ची सब्जियों के सेवन का उपवास करें, या सिर्फ सूप पिएं उस दिन। आप पके हुए भोजन से बचें, सूप भी पकाया ही जाता है पर कम पकाएं। पॉसिबल हो तो सिर्फ कच्ची सब्जियों का सेवन करें, कच्ची सब्जियां और कच्चे फ्रूट्स का सेवन करें आप, और पके हुए भोजन से सप्ताह में एक दिन आप ऐसा करें। अपने भोजन को कभी भी बहुत ज्यादा ना पकाएं, भोजन को जितना हो सके कच्चा या कम पका हुआ खाएं। सुनिश्चित करें आप कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में दुगनी मात्रा में सब्जियां खा रहे हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया था। आप कोई भी कार्ब खा रहे हैं, कोई भी, आप चावल खा रहे हैं, आप गेहूं खा रहे हैं, आप मिलेट्स खा रहे हैं, आप मैदा खा रहे हैं, आप दलिया खा रहे हैं, आप कोई भी चीज खा रहे हैं, उसमें आपकी सब्जियों की मात्रा दुगनी होनी चाहिए। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम कंटेनर्स में भोजन और पानी का स्टोर करने से बचें। स्टील और कांच के कंटेनर्स सर्वोत्तम है। स्टील तो हमारा पुराना साथी, सब घरों में अवेलेबल है। मैं नहीं बोल रही आप जाइए आज ही मार्केट और कांच के कंटेनर्स ले आइए, नहीं, स्टील के कंटेनर्स हम सबके घरों में हैं। हो ये गया है कि हमने प्लास्टिक यूज करना शुरू कर दिया है कन्वीनियंस की वजह से, और स्टील को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि ये प्लास्टिक हमें मॉडर्न लगता है, सुंदर लगता है, कन्वीनियंट लगता है, तो वापस से स्टील पर आ जाते हैं। पुराने स्टील के बर्तन निकालिए, साफ धो करके चमकाइए और उनको काम देना शुरू कीजिए। सो कहीं कुछ नया और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास है आप उसी में बहुत अच्छी तरह से अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकती हैं। खाना पकाने के लिए मिट्टी, लोहे, स्टील, कांच के बर्तनों में खाना बनाइए। अगर आप बाय एनी चांस नॉन स्टिक और एल्यूमिनियम में खाना बना रही हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसकी परत कहीं से भी उखड़ी नहीं होनी चाहिए। नॉन स्टिक बर्तन की अगर परत उखड़ी हुई है तो उसका जो केमिकल है वो आपके खाने में आएगा
यूज कर रहे हैं तो प्लीज कोशिश करें कि एकदम उसको आप साफ जब करें तो रगड़ रगड़ के ना करें, उसकी परत खराब ना हो जाए, बहुत सॉफ्ट हाथों से आप उसको साफ करें। एल्यूमिनियम के बर्तनों में अगर आप खाना बना रहे हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन अगर आपके किचन में है तो आप भोजन को उसमें उबाल सकते हैं, मगर उसमें नमक या खटाई ना डालें, क्योंकि एल्यूमिनियम और नमक रिएक्ट करता है तो उसमें से केमिकल्स की लीचिंग होने लगती है। इन बर्तनों में आप सब्जी तो ना पकाएं, आप उबालने वगैरह के लिए काम में ले सकते हैं। अपने आप को आपको अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखना है। जब भी प्यास लग रही है पानी पीजिए, जब प्यास लग रही है तो प्लीज कोल्ड ड्रिंक मत ढूंढिए, शरबत मत ढूंढिए, आप पानी पीजिए, पानी घूट घूट करके पीजिए, एक बार में मत निकलिए। हमेशा बैठकर पानी पिए, खड़े होकर नहीं। पानी हमेशा ऊपर से नहीं, मुंह लगा करके पिए। पानी का सेवन पूरे दिन में बांटें और पानी आप सामान्य तापमान पर या गुनगुना करके पिए। जब हमें ये बोला जाता है ना आपको 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बॉटल भर लेते हैं, 1 लीटर पानी, 1 ग्लास पानी एक साथ पिया, दूसरी ग्लास पिया, थैंक गॉड मेरा आधा लीटर पानी तो हो गया। ऐसे करके रात में अगर पता चला रहे आज 2 ही लीटर गया, 2.5 बाकी है, या 1 ही लीटर पिया, तो एक साथ बैठ करके पानी पी लेते हैं ये सोच के कि कोटा पूरा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आप एक साथ जब पानी पीते हैं तो सोचिए आपकी किडनी क्या बोलती है, अरे भाई इतनी देर जब पानी चाहिए था तब तो दिया नहीं, अब देखो बाढ़ हो गई है। उस पे आपने डाल दिया प्रेशर। सो न तो उसकी बूंद की तरह पानी पीना है, न बाढ़ की तरह पानी। पानी पीजिए रिमझिम बारिश की तरह। याद रहेगा पानी कैसे पिएंगे, रिमझिम बारिश की तरह, पूरे दिन में बांट करके सिप 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 थोड़ा थोड़ा पिएंगे। वार नहीं लानी है शरीर। वाह कितनी अच्छी बात बोलती, मेरे को तो खुद से ही प्यार हो गया इसको सुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अधिक देर तक ना बैठे, लंबे समय तक बैठे रहने से आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर लगातार दबाव पड़ता है और वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है, वो बाधित होता है। तो हर आधे घंटे में उठें और टहलें। ये आपको आपके मन में आपको एक तरह से आपको अनईजीनेस होने लगती है बैठे रहने से, मगर हम क्या करते हैं कुर्सी में ही थोड़ा ऐसे 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 खिसक जाते हैं, वो नहीं करना है। थोड़ा सा खड़े होंगे, उठेंगे, चलेंगे, टहलेंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, फिर वापस आप बैठकर काम कर सकते हैं। ये सिर्फ ऑफिस में काम करने या टेबल पर काम करने या पढ़ने की बात नहीं है। आप अगर किचन में भी काम कर रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं, आप एक जगह बैठकर बहुत देर तक काम कर रही हैं, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप सब्जी साफ कर रही हैं, एक ही जगह बैठी हुई हैं, आप किचन में खाना बना रही हैं, आप एक ही जगह बैठी हुई हैं, आप बैठकर टीवी देख रही हैं, आप एक ही जगह बैठी हुई हैं, आप किसी से बातें कर रही हैं और आप एक ही जगह बैठी हुई हैं, तो आपको उठना है और चलना है थोड़ी देर। ऐसे कपड़े ना पहने जो पेट पर और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर तंग हो, जैसे जीन्स, शेप वियर, इन सब कपड़ों से बचें। ऐसे कपड़े जिनको उतारने के बाद आपकी बॉडी पे निशान रह जाते हैं ना, उन कपड़ों को आप पहनने से बचें। सोशल मीडिया का उपयोग आपको कम करना है, ये हमने पहले भी बात की थी। इसका उपयोग आप केवल उन चीजों के लिए करें जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इनके उपयोग को आपको टाइम पास करने के लिए नहीं करना। ये मस्त टाइम पास है, इसको हमने झुंझुना बना दिया, मस्त टाइम पास है। मैंने आपको इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बताए। मस्त टाइम पास करने के लिए आपको मैंने मूवीज के नाम बताए, आपको मैंने बुक्स के नाम बताए, आपको मैंने बहुत सारे हॉबीज के ऑप्शंस दिए हैं, उससे कीजिए टाइम पास। इससे टाइम पास नहीं करना, इसका सिर्फ उतना उपयोग करना है जो आपके किसी भी लक्ष्य में मदद कर रहा है। सपोज कीजिए लक्ष्य है मेरा वजन कम करना, तो ऐसे नहीं कि दिन भर बैठ के मैं एक्सरसाइज के वीडियोस ही देख रही, एक दो देखिए और शुरू हो जाए। आपका अगर लक्ष्य है कोई अच्छी रेसिपी बनाना, तो एक आध रेसिपी देखिए और बनाइए। तो उसे ये नहीं कि पूरे दिन अब हम रेसिपीज ही देख रहे हैं, 4 दिन बाद सोचे अरे बहुत देख लिया अब नहीं, तो क्या हुआ, लक्ष्य तो पूरा ही नहीं हुआ, रेसिपी तो बनी नहीं, पर हमने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो आपका जो लक्ष्य है उसके हिसाब से उसका यूज करें। अपना भोजन ठीक से चबाकर खाएं, जब तक कि आपका पेट 80% भर जाए। जैसे ही भर जाए आपको ना पहली डकार आती है जिसको बोलते हैं सटाइटी बर्न,
एक सेटिस्फैक्शन वाली डकार, और वो सबको आती है। किसी को जोर से आती है, किसी को हल्की सी आती है, किसी को सिर्फ पेट में फीलिंग आती है कि पेट भर गया। हमारा दिमाग बताता जरूर है, पर क्या होता है, सामने खीर है, सामने चावल है, सामने मैगी है, सामने पिज्जा है, बर्गर है, पसंद की कोई स्वीट डिश पड़ी है। अब आपका दिमाग बोल रहा है, अरे तुम चुप रहो यार, पेट को बोलता है चुप रहो, मेरे को ये खत्म करना है। तो हमने ना पेट को चुप करवा के उस बेचारे की बोलती बंद कर दी है। फिर भी वो थोड़ा थोड़ा बोलता है। जैसे ही आपको पेट संकेत दे कि भर गया हूं, प्लीज खाना बंद कर दीजिए, प्लीज। आप सेम चीज को प्रिजर्व करके रख लीजिए, शाम को आप खा सकते हैं। आप सेम चीज को, आपको अच्छी लगी, आप कभी दोबारा बना करके खा सकते हैं। आप पर आप उस दिन उस वक्त ठूस ठूस के मत खाइए। ये मेरी आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है। ये सबसे मतलब अपने पेट को डस्टबिन मत बनाए प्लीज। हाँ, भोजन को चबा चबा कर खाना है, इतना चबाइए कि भोजन एकदम लिक्विड जैसा हो जाए। इसलिए न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में बोला जाता है, भोजन को पीना सीखिए, ड्रिंक योर फूड। इतना चबाइए कि वो लिक्विड जैसा हो जाए, ताकि वो एकदम से लिक्विड की तरह अंदर चला जाए। एंड ईट योर वाटर। अपने पानी को आप चबा चबा कर पीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा ना, सिप सिप लेकर के पीना है, धीरे धीरे पीना है। सो अपने पानी को तो ऐसे पीना है जैसे आप कुछ खा रहे हैं, और अपने खाने को आपको इतना चबाना है कि वो लिक्विड बन जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न सिर्फ पीसीओडी के लिए बल्कि अपने पूरे हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने से आप बचें। उपयोग करना ही है तो आप ढूंढें भारतीय शैली के शौचालय अगर आपको मिले। ये स्पेशली मैं महिलाओं के लिए बात कर रही हूँ। और यदि सार्वजनिक शौचालय गंदे हों तो उनका उपयोग बिल्कुल ना करें। अगर आपको फिर भी उपयोग करना ही पड़े, मजबूरी है, गंदा है और एक ही है और वेस्टर्न ही है, तो प्लीज आप उपयोग करने से पहले फ्लश करें, उपयोग करने के बाद में फ्लश करें। टिश्यू पेपर अपने पास रखें, बैठने से पहले सीट को साफ करें। हर बार आप जब यूरिनेट करें तो उसके बाद प्लीज आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोइए, थपथपा कर सुखाइए। ये सब आपकी इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। आप इंटीमेट वॉश छोटा सा बॉटल अपने पर्स में रख सकते हैं। आप जितनी बार आप वॉशरूम यूज करें उतनी बार आप अपनी वजाइना को इंटीमेट वॉश से धोइए, उसे थपथपा कर सुखाइए। अपनी अंतरंग त्वचा का ध्यान बहुत रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सूती कपड़े पहनिए, सूती अंडरगारमेंट्स पहनिए। अंडरगारमेंट्स को आप जर्म फ्री करने के लिए या तो आप उन्हें धूप में सुखा सकते हैं, और धूप में सुखाना अगर ऐसी कोई जगह ना हो जहां पर धूप भी आ रही है पर वो दुनिया की नजरों से दूर है, मतलब कोई छत या ऐसी जहां पर लोगों की नजर ना पड़े। अगर आपको खुले में ही सुखाना है तो आप एटलीस्ट किसी एंटी सेप्टिक लोशन में डालिए अपने अंडरगारमेंट्स, निचोड़ करके आप सुखाइए प्लीज। सूती अंडरवेयर अगर आप पहनते हैं तो हर 3 महीने में बदलें। अगर आप दूसरे कपड़े के अंडरवेयर पहनते हैं तो हर 2 महीने में बदलें। रात को आप बिना अंडरगारमेंट्स के सोएं ताकि आपके अंतरंग अंग सांस ले सकें और उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो। ये आपको अपनी इंटीमेट हाइजीन का ध्यान रखना है और रोजाना रखना। पीएच संतुलन को बनाए रखने के लिए आप अपने वजाइना को हमेशा किसी अच्छी क्वालिटी के इंटीमेट वॉश से धोइए, साबुन का इस्तेमाल मत कीजिए। इंटीमेट वॉश बहुत माइल्ड सोप के साथ बना होता है, और वो आपकी वजाइना के पीएच बैलेंस को, उसको जर्म फ्री रखने में, उसको इन्फेक्शन से दूर रखने में बहुत मदद करेगा। और नहाने के बाद जरूर आप वहां पर मॉइस्चराइजर या तेल जरूर लगाएं। पीरियड्स के दौरान आप जरूर मुलायम कॉटनी सॉफ्ट सैनिटरी पैड का उपयोग करें। हर पैड को आप 4 घंटे में बदलें, चाहे वो गंदा ना हुआ हो। बहुत बार ऐसा होता है कि थर्ड डे था मेरे पीरियड्स का, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग ही नहीं होती मुझे, तो उस दिन मैं फिर पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक सेम पैड लगा लेती हूँ। ऐसा बिल्कुल ना करें आप। इससे बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स आप अपने अंदर उसके चांसेस बढ़ा रहे हैं। सो आप
कोशिश करें कि आप कोशिश नहीं, ये तो आपको पक्का करना है, पैड गंदा हो या ना हो आपको हर 4 घंटे में चेंज करना है। अब मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा काम करने वाला इफेक्टिव आयुर्वेदिक नुस्खा बता रही हूँ। ऑफ कोर्स हम डॉक्टर ऐश्वर्या से चाहेंगे कि वो हमें मेरे बात करने के बाद कुछ और हमें इस तरह की चीजें बताएं जो हम अपनी जिंदगी में शामिल कर पाए। ये मैं रोज करती हूँ, इसलिए मैंने ये यहाँ लिखा है क्योंकि इसने मुझे बहुत मदद की है। अपनी गर्दन और पेट पर आप गीला कपड़ा लपेटें, ऐसा 20 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने दें। गीला कपड़ा मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत गर्म पानी में करूं या एकदम ठंडे पानी में करूं, नॉर्मल पानी। आप दुपट्टा ले सकती हैं अपना पुराना, उसको आप लंबाई में फोल्ड कीजिए, उसको आप पानी में भिगोइए, निचोड़िए और अपने पेट पर, किसी कपड़ा, कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए आपके पेट पर, आप अपने पेट पर उस गीले कपड़े को लपेटें। गर्दन पर भी आप एक पतला लंबा कपड़ा ले सकती हैं, सूती कपड़ा, उसको आप पानी में भिगोइए और गर्दन पर लपेटिए। इसके बाद आप ऊपर से ढीले कपड़े पहनकर अपने रोजाना के काम कीजिए, नो प्रॉब्लम। सर्दियों में ऐसा नहीं करना है क्योंकि उसकी ठंडक आपको नुकसान पहुंचाएगी, पर आप गर्मियों में डेफिनेटली ऐसा कर सकती हैं। 1 महीने तक करके देखिए, इससे आपको खुद समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा मेरे शरीर में फर्क आया है, मेरे डाइजेशन में फर्क आया है, मेरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फर्क आया है, मेरी पीरियड्स का फ्लो बेटर हुआ है। ये आपकी मदद करेगा। ये आप 30 मिनट्स तक रखें, 30 मिनट तक रखें या 20 मिनट तक रखें, 20 से 30 मिनट। मैं यूजुअली 20 से 30 के बीच में रखती हूँ। और उसके बाद आप 30 मिनट पहले कुछ नहीं खाना, 30 मिनट बाद भी कुछ नहीं खाना। मैंने आपसे कहा था ना, सुबह 2 घंटे आपको भूखे रहना है, उस दौरान आप सब ये कर लें। और उस दौरान भी आपको कुछ खाना पीना नहीं है। ऐसा आप महीने भर तक करके देखिए, आई एम श्योर आपको फायदा होगा। हींग को पानी में घोलकर आप सुबह शाम अपनी नाभि पर लगा सकती हैं, स्पेशली अगर आपको गैस बन रही है, आपको दिक्कत होती है, तो आप ऐसा कर सकती हैं। मैंने आपको डाइट वाले सेक्शन में हमने आपको बताया था कि आप हींग डाल करके गुनगुना पानी पिए लंच के बाद। आप ऐसा हींग के साथ आप नाभि पर लगाने का प्रयोग भी कर सकती हैं। इनफैक्ट हम सब मम्मियों को ये प्रयोग मालूम है, पता है आपको, क्योंकि हम सब अपने बच्चों के लिए करते रहे। ये वो दादी माँ का, नानी माँ का नुस्खा है जो सालों से हमारे जीवन में चला आ रहा है। बच्चा रोया, बच्चे का पेट फूला हुआ दिखा तो क्या बोला जाता है, हींग को पानी में करो और उसका वो पेस्ट बनाओ और बच्चे के लिए लगा दो, बच्चे के पेट पर लगा दो। तो ये हम अपने पेट पर भी कर सकते हैं। और डॉक्टर की सलाह जरूर लें और उसका ठीक से पालन अवश्य 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 करें। ये बहुत अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये याद रखें, कंसिस्टेंसी इज की। कोई भी चीज एक बार 2 बार कर लेने से नहीं होगी, आपको लगातार उस चीज को करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, लगातार। आप 2 चीजों का भी पालन करें पर लगातार करें। आप 4 चीजों का पालन करें, आप लगातार करें। आपने सोचा नींद में मैं 1 पॉइंट लूंगी, सपोज कीजिए आपने सोचा मैं सफेद साफ धुली हुई चद्दर, हल्के रंग की चद्दर पर रोज सोऊंगी। सपोज कीजिए आपने ये डिसाइड किया, ये लगातार करें। आपने अपने आप को खुश रखने के लिए ये डिसाइड किया कि बच्चों के साथ बोर्ड गेम खेलूंगी रोज, तो रोज खेलें। आपने ये डिसाइड किया कि आप अपनी एक्सरसाइज के लिए, मैं सिर्फ बटरफ्लाई मूवमेंट करूंगी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसे अंदर से तितली जैसी फीलिंग आती है, मुझे मन में अच्छा लग रहा है, तो वही कीजिए, पर रोज कीजिए, रोज कीजिए। फिर आपने डिसाइड किया कि यार खाने में ना मेरे को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि आप डबल सब्जी डाल लो और आप आधा कार्ब कर लो, तो मैं ना रोज खिचड़ी पुलाव कुछ भी बनाऊंगी पर डबल सब्जी डालूंगी, तो रोज कीजिए। मेरा कहने का मतलब है यो यो नहीं करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने न्यूट्रिचार्ज मूवमेंट लेने का डिसाइड कर लिया है, तो मैं रोज लेने वाली। कंसिस्टेंसी इज द की। सो आपको लगातार करना। अब मैं डॉक्टर ऐश्वर्या से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो आयुर्वेदा की स्पेशलिस्ट है, बहुत सारे पीसीओडी के पेशेंट्स को ट्रीट कर चुकी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे पधारें और आज जितना हमने एडिशनल इंसाइट्स पर बात की, उसके अलावा मतलब क्या वो ठीक थी, क्या उनमें कुछ गलती थी, क्या हमें और कुछ ठीक करना है, इनके अलावा क्या हम और कुछ कर सकते हैं, इस पर वो रोशनी डालें। पधारिए डॉक्टर ऐश्वर्या। नमस्ते सभी को।
और वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ के, अभी तक के स्लाइड्स में हम लोगों ने सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ किया है, मतलब देखा है। मैम ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, एक्सरसाइजेस, आपका न्यूट्रिशन का पार्ट, सप्लीमेंट्स, आपकी स्लीप साइकिल, सब कुछ। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोग कभी कभार भूल जाते हैं, या फिर वो हमको लगती है बहुत छोटी है, ये क्या ही इम्पोर्टेंट होगा, ये करना जरूरी भी है या नहीं है। बट हाँ, वो जरूरी है। अभी हम लोग आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, जो है कॉन्स्टिपेशन। बहुत सी औरतों का ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि उनको कॉन्स्टिपेशन रेगुलरली होता ही है। वो बहुत सारा टाइम एक तो बाथरूम में निकालती है, या फिर ये सोच में निकालती है कि ये कॉन्स्टिपेशन से कैसे बाहर निकले। तो इसका एक सिंपल तरीका है इससे निकलने का। एक तो डाइट भी हम कर रहे हैं, सपोज हम लोग फाइबर्स ले रहे हैं, खान पान सब कर रहे हैं, पर फिर भी कॉन्स्टिपेशन से हम लोग बाहर नहीं निकल रहे। तो क्या कारण हो सकता है? तो उसका ये कारण है कि आपका जो वायु है लोअर एब्डोमेन का, वहां पे कुछ गड़बड़ है, वहां के मसल्स में कुछ प्रॉब्लम है। और जैसे मैम ने बोला, आपको मसल्स इंपॉर्टेंट है या फैट इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिसाइड करना जरूरी है। तो मसल्स को अगर आपको स्टिमुलेट करना है, तो उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस करना तो जरूरी है, बट उसी के साथ आपको कुछ छोटे मोटे नुस्खे भी उपयोगी हो सकते हैं। जैसे हींग का पॉइंट था अभी जस्ट, तो हींग अगर आप लोअर एब्डोमेन पे रोज रात को पानी में घोल के उसका पेस्ट लगा लेते हो और सो जाओ, भूल जाओ कि आपने वहां पे कुछ लगाया है, वो अपने आप सूख जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा और वो उसका काम कर देगा। उससे इरिटेट होने की या फिर उसको मुझे निकालना है, ये दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। आप वो पानी में घोल कर पी रहे हो, वो भी चलेगा। या फिर उसका पेस्ट बना के आप वहां पे लगा रहे हो एब्डोमेन पे, लोअर नाभि और नाभि के आजू बाजू, तो वो भी चलता है। आप इसमें ये फर्क देखेंगे कि आपका बहुत सारा गैस जो है वो रिलीज होना स्टार्ट होगा, जो स्टूल्स निकलने में, मतलब जो सोच निकलने में प्रॉब्लम करता है, वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और आपके जो स्टूल्स है वो सॉफ्ट होके निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही दूसरी एक प्रेशर पॉइंट है जो आयुर्वेद में बहुत सालों से प्रचलित है, और हम लोग अभी भी हमारे पेशेंट्स को बताते हैं। वो ये है कि हर सुबह जब आप उठते हो और आप जब अभी ये डिटॉक्स पानी लोगे, जो भी कुछ वाटर आप लोगे, वो जब आप लेते हो तो आपको दो टांगों पे, जैसे हम लोग बैठते हैं टॉयलेट के लिए, वैसे आपको बैठ के वो लेना है, उसको बोलते हैं मलासन। और उसी टाइम पे पानी पीने के बाद एटलीस्ट 10 सेकेंड के लिए आपको दांतों पे दांत दबाने हैं। ये है अपना इंटेस्टाइन का प्रेशर पॉइंट। जैसे इस तरह इसको दबाना है। जैसे आप गुस्सा करते हो ना किसी चीज पे, बच्चों पे गुस्सा, या फिर किसी चीज पे आप इरिटेशन में गुस्सा करते हो, ये क्यों नहीं हुआ, ये सेम आपको वो करना है, बट ये सोच और इंटेंशन से कि इससे मेरा कॉन्स्टिपेशन रिलीव होना स्टार्ट होगा। तो ये हो गया कॉन्स्टिपेशन का। अभी दूसरी बात ये है कि हमको हमारा जो कुकिंग ऑयल है उसको रिसाइकल करते रहना है। अभी बहुत सी घरों में ये इजीली एक्सेप्ट नहीं होगा कि ये इस चीजों के लिए ये ऑयल यूज करो, वैरायटी ऑयल, ये वो, ये नहीं होगा, ये नहीं होता है। बहुत घर में बहुत उस पर तामझाम हो जाता है। तो इट्स बेटर हम लोग ये कर सकते हैं कि हर मंथ हम लोग ऑयल को रिसाइकल करेंगे। जैसे इस मंथ में मैंने सूर्यफूल का ऑयल लिया, तो नेक्स्ट मंथ में मैं क्या करूंगी, मैं नेक्स्ट मंथ में मूंगफली ले लूंगी, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में मैं सोयाबीन ट्राई करूंगी, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में मैं राइस ब्रांड ले लूंगी। इसे कहते हैं ऑयल रिसाइकलिंग। इससे क्या होता है, बॉडी को एक ही ऑयल का जो इंट्रोडक्शन है वो रेजिस्ट नहीं होता। बॉडी हर ऑयल को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करती है। हाँ, बकायदा आपको उसको यूज भी कम करना है, आपको उसको ज्यादा तलना नहीं है, और तला हुआ ऑयल आपको रीयूज करना अवॉइड करना है। अभी आप ये सोच में गिरोगे कि मैंने समझो आज पकोड़ा बनाया, बहुत सारा ऑयल लिया था मैंने, ½ लीटर फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ा सा बचा है उसमें से, अभी मैं इसका क्या करूं, मैं इसको कैसे यूज कर सकती हूँ। तो आपको यही अवॉइड करना है कि ज्यादातर तेल आपको बचाना नहीं है फ्राइंग के बाद। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको बहुत कम तली हुई चीजें खानी है। बहुत से ऐसे ऑप्शंस इंटरनेट पे अवेलेबल है जहां से आप बिना फ्राई किए हुए भी पकोड़े बना सकते हो, या फिर जो भी पकोड़े बनाते हो उसको कम ऑयल में बनाओ और बहुत
जैसे बरसात का मौसम आया उसी टाइम आप बना रहे हो, या फिर कोई मेहमान आए उस टाइम पे बना रहे हो, तो इट्स ओके। इससे आपका ऑयल वेस्ट भी नहीं होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा, आपका वेट भी मैनेज होगा, और आपका सिर्फ नहीं आपके परिवार की भी ये सारी चीजें मैनेज इजीली हो जाएगी। तीसरी चीज ये है, तेल को आपको ना ज्यादा गर्म नहीं करना। आप जब तेल सब्जी के लिए आप तेल गर्म करते हो तो आपको क्या करना है, पहले बर्तन को गर्म करना है, फिर आपको गैस ऑफ करना है। इसमें थोड़ी सी हो जाएगी आपको परेशानी, बट ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको तेल का जो एक टेम्परेचर पॉइंट होता है उसको ना आपको स्पॉइल नहीं करना है, उसको ना बर्बाद नहीं करना, क्योंकि तेल एक ऐसी चीज है जो आपके बॉडी में ल्यूब्रिकेशन का भी काम करती है, पर वो आपके बॉडी में नुकसानकारक भी काम कर सकती है। तो आपको पहले क्या करना है, तो पहले बर्तन को गर्म करना है, फिर गैस को स्लो कर दीजिए, या फिर कभी कभार बर्तन ज्यादा गर्म हो जाता है तो गैस को आप ऑफ कर दीजिए। तेल को आप डाल दीजिए, आपको एक दिखेगा कि तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। फिर उसके बाद आपको जो छोंक लगाना है वो छोंक आप लगा लो। अभी ये छोंक में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो जिन घरों में अदरक और लहसुन यूज किया जाता है उन घरों में बेशक आप अदरक लहसुन यूज कर लो, हींग यूज कर लो। हल्दी, राई, जीरा, ये सब चीजें ऐसी उसको तड़कना नहीं चाहिए ऑयल में। राई अगर जब तड़कती है ऑयल में तो मेजर कॉज होती है आपके हाथ में ब्लॉकेजेस को पैदा करने की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल हार्ट अटैक के इतने सारे केसेस हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों को भी हो रहा है। रिसेंटली एक केस भी हुआ था कि एक छोटी सी छात्रा थी, स्कूल में गई थी, 8-9 साल की थी शायद, और वो स्कूल के लॉबी में ही हार्ट अटैक से गिर के मतलब चली गई। वो बहुत बुरा हुआ एक्चुअली, बट उसके पीछे के रीजंस हम लोग नहीं जान पाते कि ये क्यों हो रहा है, मतलब क्या क्या कमी रहेगी। तो ऑब्वियसली ये जेनेटिक चेंजेस तो है ही, बट कुछ कुछ चीजें जो है वो बॉडी में जो होते हैं, जैसे खान पान, न्यूट्रिशन को मैनेज करना, इन वजह से भी ये सब चीजें, हालांकि बहुत मतलब मैं तो अभी ये रेशो देख रही हूँ कि बूढ़े लोग कम मर रहे हैं, बट ये जो यंगस्टर्स है इनमें बहुत सारी चीजें मतलब ऐसी जानी देख सकते हैं हम लोग कि वो इजीली मतलब कुछ भी हो जाता है, जैसे हार्ट अटैक हुआ, नॉर्मली जॉन्डिस हुआ और वो बच्चा नहीं बच पाया। रीजन क्या है कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो अपने अवयव है, उनका जो हेल्थ है वो हेल्थ अच्छा नहीं है। उसका रीजन भी हम लोग ही है। हमारे बच्चे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है, और उसको प्रॉपरली मैनेज करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। राई का जो तड़कना है वो तड़कना हमको अवॉइड करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम उसमें जो भी कुछ छोंक लगा रहे हैं सब्जी का, सब्जी को हमको ज्यादा पकाना नहीं है। आपको अगर किसी भी सब्जी को तड़का लगाना है तो पहले आप वो सब्जी डबल बॉयलर मेथड में उबाल लो, जैसे घिया हो गया, तूरी हो गया, पटेटो हो गया, जैसे मैम ने बोला, आप उसको मार के उसको फिर मसाले। एक्चुअली ये प्रोसीजर क्या होता है, हम लोग जब कोई भी सब्जी को फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, ज्यादा ऑयल, ज्यादा नमक, ज्यादा मसाला में हम लोग उसको पकाते हैं, तो वो उसका प्राण जो है वो निकल जाता है, वो डेड हो जाता है। बल्कि ये सब्जी हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग सब्जी को अलग से उबाल लेते हैं डबल बॉयलर मेथड में, उसके नीचे का जो पानी बच जाता है, जो भी कुछ बचता है नीचे का पानी, वो हम लोग आटा गूंदने में यूज कर सकते हैं, हम लोग चावल में डाल के चावल पका सकते हैं, या फिर वो हम लोग वैसे भी पी सकते हैं, सूप वगैरह बना के, अगर वो टेस्ट के हिसाब से मैच हो रहा होगा तो। वो जो सब्जी उबाली है उस सब्जी को हम लोग छोंक लगा देते हैं, बस इतना ही करना है। उसको ज्यादा हाई फ्लेम पे बहुत स्टर फ्राई करो, नमक डालो पकाते वक्त, ढक्कन डाल के उबाल लो, ये सब चीजें नहीं करनी। इन सब चीजों से सब्जियों का जो न्यूट्रिशन है, जो डेंस न्यूट्रिशन है, वो पूरा निकल जाता है और वो अपने बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होती है, बहुत दिक्कत आ जाती है। और जो भी कुछ आप न्यूट्रिशन ले रहे हो अलग से सप्लीमेंट्स के तौर पे, वो न्यूट्रिशन भी अब्सॉर्ब नहीं होगा, प्लस ये खाने का न्यूट्रिशन भी अब्सॉर्ब नहीं होगा। आफ्टर ऑल रिजल्ट क्या होगा, वो खाना वैसे ही रहेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर होगा कॉन्स्टिपेशन, फिर होगा एक अलग अलग डिसीजेस। जिस डिसीजेस के सिम्टम्स में कॉन्स्टिपेशन आता है और जिस कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स में वो डिसीजेस आ जाते हैं, वाइस वर्सा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हाइजीन। मैम ने जैसे कल परसों के स्लाइड में बोला था कि आप जब सोते हो तो आप आपकी बेडशीट, आपका रूम, आपका घर अच्छे से पूरा समेट लो, या फिर उसको क्लीन रखो, या फिर उसका हाइजीन मेंटेन करो। आप में से कितनी औरतें ऐसी है कि जो खुद का हाइजीन मेंटेन करें?
अंदरूनी और बाहर का। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी जगह पे हाथ लगाते हो, जैसे ये हाथ लगा लिया मैंने, और फिर मेरा बच्चा आया और मैंने उसको खिला दिया वही हाथ से, हम लोग ये सोचते नहीं है कि वो 2 मिनट की जो चीज होती है उससे हम लोग कितने सारे बैक्टीरियाज 1 to 1 ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हाइजीन मेंटेन करना, हैंड वॉश करना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, औरतें हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा ये हो जाता है, थोड़ा ब्यूटी दिखाना, ये वो नेल पॉलिशेस, नेल्स को ग्रो करना, ये हो ही जाता है, तो वो बहुत कॉमन चीज है। बट अगर हम लोग पीसीओडी देखते हैं या फिर एनीमिया देखते हैं, तो इसके मेन कॉजेस यही है कि एक रिसर्च हुआ था, उस रिसर्च में ये पाया था कि बहुत सारी लड़कियों को पीसीओडी था और बहुत सारी लड़कियों में उस एनीमिया भी था, और उसका रीजन पीसीओडी था। तो उनमें सबसे कॉमन चीज ये पाई गई कि उनके नेल्स बहुत बड़े थे। तो नेल का एक सेक्शन लेके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे फंगस थे, बहुत बहुत सारे थे, और वो बहुत एलाबोरेट करके एक रिपोर्ट में ये आया कि आपको आपके नाखून जो है वो साफ रखने हैं, उसको कट करना है, ये कंपल्सरी है। आपको आपके हाथ वॉश करने हैं। आपको जब भी आप कोई भी काम, जैसे आटा गूंदना या फिर कुछ चावल धो रहे हो, उसी टाइम पे आपको ये ख्याल रखना है कि आप आपकी अंगूठियां भी निकाल रहे हो या फिर आप कहीं अच्छी जगह पे रख रहे हो, जिससे वो जो है ट्रांसफर एक्टिविटी वो नहीं है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर नेल पॉलिश भी लगा रहे हो तो प्लीज आप इतना ध्यान रखिए कि वो नेल पॉलिश आपके खाने में नहीं उतरना चाहिए। इन चीजों का बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान ले लो, खासकर वो औरतें जिनको छोटे बच्चे हैं, जो मैं बोल सकती हूँ 1 साल के, 2 साल के, उससे भी कम, जो ऊपर का खाना खा रहे हैं, जिनको दूध नहीं था, जिन औरतों को वो ऊपर का उनको दे रही है, वो सब चीजें हाइजीन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बचपन से ही हम उनका हाइजीन अच्छी तरीके से रखते हैं तो आगे जाके बहुत सी बीमारियों को हमको सामना करना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीजें ये है कि पकाते वक्त हम लोग बहुत बहुत सारे लोग, मतलब बहुत ऑन एंड ऑफ में देखती हूँ कि सब्जी काटते हैं और वो धो देते हैं। जैसे आलू काटा, पानी में डाल दिया, अच्छी तरह से धो दिया और मैंने पकाने के लिए डाल दिया। तो अगेन बैंगन हो गया, अगेन फिर टमाटर, बहुत सी औरतें ऐसी भी है कि काटती है, बीज निकालती थी, कटा हुआ टमाटर धो के फिर वो ये करती, क्योंकि एसिडिटी होती है। पता नहीं है वो कहाँ से, मतलब कहाँ से सुना है, बट ये गलत है। आपको कोई भी सब्जियां, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, मेथी, पालक, इसको धो के उसको थोड़ा सा ड्राई करके आपको काटना है, उसको काट के नहीं धोना है, क्योंकि जब आप काट के धोते हो तो उसका न्यूट्रिशन ऑटोमेटिकली पानी से बह ही जाएगा, आपको क्या ही मिलेगा उसके बाद। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये है कि जो इंटीमेट वॉश है, जो इंटीमेट एरिया होता है, वहां का जो पीएच है वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, ना कि वो बेसिक होना चाहिए ज्यादा, वो होना चाहिए न्यूट्रल, और उसका न्यूट्रल जो साइन है वो है 7.4। तो उसी टाइम हमको वो हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जैसे मैम ने बोला कि आप अगर कोई भी वॉशरूम यूज कर रहे हो तो उसके बाद आपको 2 इंटीमेट वॉश करो और वो आप टैप करो, उसको ड्राई कर लो, या फिर कोई भी इंटीमेट वॉश आप कैरी करके धो लो। क्यों ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अनजाने जाने में हम लोग बहुत सारी जगह पे जाते हैं, बैठते हैं, हम लोग बैक्टीरिया कैरी करते हैं, फिर हमको स्वेटिंग होती है, पीरियड्स के टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें होती है कि पैड का रैश होता है, फिर ईचिंग होता है, बॉइल्स आना स्टार्ट होते हैं। ये सभी साइंस एंड सिम्टम्स इन्हीं चीजों के हैं कि वहां का जो इंटीमेट एरिया का जो पीएच है वो हो जाता है एसिडिक, जो कभी बेसिक या फिर न्यूट्रल नहीं होता। तो इन सब चीजों की वजह से आप ये अवॉइड कर सकते हो कि आपको इन्फेक्शंस होने के जो चांसेस है वो आप यहाँ पे कट डाउन कर सकते हैं। आप अगर आपका इंटीमेट एरिया क्लीन रखते हो और वहाँ का हाइजीन मेंटेन करते हो, आपके बॉडी के 98% डिसीज होने के चांसेस वहाँ पे कट हो जाते हैं। क्योंकि अंदरूनी तौर पे अगर आप देखा जाए तो हम लोगों का सब जगह पे कंट्रोल है। जैसे हम लोग आंखों का हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, नाक का कर सकते हैं, मुंह का कर सकते हैं, फेस का है, हाथों का है, नाखूनों का, पैरों का है, सब जगह का। बट ऐसी 2-3 चीजें हैं जहाँ का हम लोग नहीं मेंटेन करते, वो है हमारे आर्मपिट्स और हमारा इंटीमेट एरिया। तो ये हो गया इंटीमेट वाला पॉइंट। दूसरी चीज ये है कि
अंग बोलते हैं, जैसे मैम ने मसाज का जो बताया था वो ठंडी जो है ये है नैपकिन को ये करके लगाना, उसी तरह आप हर सुबह जब आप उठते हो और आप जब नहाने जाते हो उसके पहले 5 मिनट आप अगर आपके नाभि के यहाँ पे कोई भी प्रकार का तेल हो, कोकोनट ऑयल हो, घी हो, तिल का तेल हो, सरसों का, जो भी कुछ आपके पास अवेलेबल है बॉडी ऑयल जो भी, वो आप इवन खाने का भी आप लगा सकते हो, वो नाभि और नाभि के आसपास के एरिया में लगा के हल्का सा मसाज करेंगे। तो इसमें आपका एब्डोमेन, स्प्लिन, जो ये अंग है जो पीसीओडी में बहुत उपयुक्त होते हैं, उनका काम होता है, जैसे पैनक्रियाज, फिर हो गया आपका स्प्लिन हो गया, लिवर हो गया, फिर एब्डोमेन हो गया, यूटेरस है जो मेन ऑर्गन है, उन सभी को मसाज मिल जाता है, वो ऑर्गन सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आगे जाके फायदा भी देता है, आपका डाइजेशन भी बढ़ जाता है और आपको ब्लोटिंग नहीं होता है। दूसरी और सबसे मेन चीज ये है कि आपको खाना आपके हाथों से ही खाना है। ये जो हाथ का जो ये बनता है निवाला, हम जब लेते हैं तो ये 5 उंगलियां एक साथ आ जाती है। ये 5 उंगलियां क्या दर्शाती है? ये हमारे 5 तत्व है, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि। इन पांचों को हम लोग साथ में लाते हैं और हम लोग उसका निवाला बना के खा लेते हैं, मतलब वो यहाँ से मुंह में जाता है। तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि हम लोग पंचरसात्मक आहार 5 तत्वों को बैलेंस करके खा रहे हैं। इसकी वजह से पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलता है, गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है और जो भी कुछ आप खा रहे हो, जो भी आहार आप ले रहे हो, उसी टाइम पे आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है। आप कभी भी एक बार ट्राई करके देख लो, आप अगर खाना खाने बैठे हो तो आप एक बार फोकस डालो कि आप 5 उंगलियों से निवाला बना रहे हो और वो खा रहे हो। ये थोड़ा सा आप ट्राई करके देख लो एक्टिविटी, आपको वो महसूस होगा कि वो टाइम का जो खाना आपने खाया होगा वो विद इन 2 आवर्स, 2 से 3 घंटों में डाइजेस्ट आपको फील होगा कि वो डाइजेस्ट हो रहा है, मुझे हल्का महसूस हो रहा है और आपका पेट बहुत कम खाने में भर भी जाएगा। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसे कि कुछ लोग जैसे बूढ़े लोग हैं वो हाथ से नहीं खा पाते, वो चम्मच से खा लेते हैं, वो भी चल जाता है। पर जब आप खा रहे हो तो आपका पूरा ध्यान खाने पे चाहिए। आप खा रहे हो और सामने टीवी है, साइड में मोबाइल है, तो आपका ध्यान इधर उधर भटक जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप एग्जैक्टली क्या खा रहे थे, कितना खा रहे थे, कैसे खा रहे थे, क्या आपका पेट भरा है या पेट आपका हल्का है। तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपने 80% खाया है या नहीं खाया। आप हमेशा 100-200% खा के उठोगे, फिर आपको ऐसे आज बहुत खाना खा लिया, आज बहुत हैवी हो गया, अभी मुझे फिर वो हर्बल टीबी लेना है, अभी मुझे चलना भी है थोड़ी देर बाद, क्या मेरा डाइजेस्ट होगा खाना। ये सब चीजों से बचने के लिए आपको जो भी आप खाना खा रहे हो वो खाने पे आपका फोकस होना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक फोकस नहीं होगा तब तक वो खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके आईज वहां पे देखते हैं और वो फिर वो खाना डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थी छोटी मोटी बहुत सी चीजें थी जो मैंने ट्राई किया इस सेशन में कवर करने का। बाकी हम लोग जो भी कुछ है वो नेक्स्ट कल के स्लाइड में हम लोग देख लेंगे। ओवर टू यू मनीषा मैम, आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। आपकी कोई डाउट होंगे तो आप डाल दोगे ग्रुप पे। थैंक यू। बहुत ज्यादा थैंक यू डॉक्टर ऐश्वर्या। इतने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने भी नोट्स लिए हैं, इतने सारे काम के पॉइंट्स जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान रख सकते हैं और जो हम ध्यान नहीं देते और ध्यान रखने में कोई बहुत आपका वक्त नहीं जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो उन्होंने बताए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि इन पॉइंट्स को आप शामिल करके देखें। अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना है और अगर आपको लगे कि नहीं कोई काम के नहीं थे तो डिस्कार्ड कर देंगे, सिंपल है। सो एक बार एक्सपेरिमेंट के बिना ना कुछ एक्सेप्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट के बिना ना कुछ हम डिस्कार्ड करेंगे। तो प्लीज आप एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा। कल सेशन हम 2 बजे शुरू करेंगे क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है और मैं चाह रही हूँ कि मेरी फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पे निकलने से पहले मैं ये सेशन कर पाऊँ। तो कल सेशन हम 2 बजे शुरू करेंगे, कल लास्ट सेशन है। कल हम बात करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर। आपके बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हैं, उन सब के जवाब आपको हम
कल देने वाले हैं।